सर्दियों की वो शाम थी जब सूरज की लाली धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे गुम हो रही थी। शहर की गहमागहमी से दूर तीन दोस्त आकाश, समीर और रवि एक नए रोमांच की तलाश में थे। तीनों का स्वभाव अलग था, पर दोस्ती गहरी थी। आकाश, जो हमेशा थोड़ा शांत और विचारशील रहता था, नई जगहों को एक्सप्लोर करने का शौकीन था। समीर, समूह का सबसे मजाकिया और बेफिक्र लड़का, हर बात में एक नया एंगल ढूंढ लेता था। और रवि, जो कि थोड़ा अंधविश्वासी और सतर्क रहता था, हमेशा सबकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता था। इस बार उनका प्लान थोड़ा हटकर था। उन्होंने शहर से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक घने जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव राहतपुर जाने का फैसला किया था। राहतपुर के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोग कहते थे कि वहां की वादियां इतनी खूबसूरत हैं कि मन मोह लेती हैं, तो कुछ फुसफुसाते थे कि जंगल में कुछ अजीबोगरीब शक्तियां भटकती हैं। इन्हीं कहानियों ने उन्हें और आकर्षित किया था। देखना यार, ये जंगल कितना मजा आने वाला है, समीर ने अपनी बाइक की चाबी घुमाते हुए कहा। उसकी आंखों में चमक थी। मजा तो आएगा, पर जरा संभल कर रहना, रवि ने चिंता जाहिर की। मैंने सुना है कि उस जंगल में रात के समय भटकने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। आकाश ने मुस्कुराते हुए रवि के कंधे पर हाथ रखा। अरे रवि, तुम भी ना, सब मनगढ़ंत कहानियां होती हैं। हम सिर्फ जंगल के पास कैंप करेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। तीनों ने अगले दिन सुबह जल्दी निकलने का फैसला किया। उन्होंने अपनी जरूरी चीजें पैक की। टेंट, खाने का सामान, टॉर्चें, प्राथमिक उपचार किट और हां, समीर का पसंदीदा गिटार भी। अगली सुबह कोहरे की हल्की चादर और ठंडी हवा के बीच वे अपनी 2 बाइकों पर सवार होकर निकल पड़े। शहर की सड़कें धीरे धीरे खेतों और फिर पतली पगडंडियों में बदलती गईं। जैसे जैसे वे राहतपुर के करीब पहुंच रहे थे, हवा में एक अजीब सी खामोशी घुलती जा रही थी। पेड़ों की घनी कतारें, जो अब तक दूर दिख रही थीं, अब उनके सिर पर छाने लगी थीं। धूप की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थीं। राहतपुर गांव एक छोटा सा, शांत और बेहद पुराना गांव था। मिट्टी के घर, कच्चे रास्ते और बहुत कम लोग। जब वे गांव पहुंचे तो कुछ बुजुर्ग अपनी चौपाल पर बैठे हुक्के पी रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासीनता थी। आकाश ने उनमें से एक बुजुर्ग से पूछा, बाबा, हमें जंगल के पास कैंप करना है, क्या आप कोई सुरक्षित जगह बता सकते हैं? बुजुर्ग ने धीरे से अपनी आंखें उठाईं और उन्हें देखा। उनकी झुर्रीदार आंखों में एक गहरी चेतावनी छिपी थी। यहां से आगे मत जाओ बेटो, वो जंगल ठीक नहीं है, वहां वो रहती है। वो कौन? समीर ने हंसते हुए पूछा। बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली। याक्षिणी, वो यहां सदियों से रहती है। जो भी उसकी सीमा में घुसता है, उसे वो जाने नहीं देती। रात के वक्त उसकी आवाजें सुनाई देती हैं और सुबह तक बस खाली परछाइयां मिलती हैं। रवि का चेहरा पीला पड़ गया। देखा, मैंने कहा था ना। आकाश ने बुजुर्ग को धन्यवाद दिया और तीनों आगे बढ़ गए। वे बुजुर्ग की बातों को सिर्फ एक पुरानी लोक कथा मानकर नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन रवि के मन में डर बैठ गया था। वे गांव से थोड़ा और आगे बढ़े और जंगल के बाहरी छोर पर पहुंच गए। यहां एक छोटी सी नदी बहती थी और उसके किनारे कुछ सपाट जमीन थी जो कैंपिंग के लिए बिल्कुल सही थी। उन्होंने अपनी बाइकें खड़ी की और टेंट लगाने लगे। सूरज ढलने लगा था। आसमान नारंगी और बैंगनी रंगों से भर गया था और पेड़ों की परछाइयां लंबी होती जा रही थीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक को कंपा रही थी। कितना खूबसूरत नजारा है, आकाश ने कहा, अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें खींचते हुए। हां, बस रवि के भूतिया किस्से इसे खराब कर रहे हैं, समीर ने चिढ़ाया। उन्होंने जल्द ही टेंट लगा लिया और आग जलाने की तैयारी करने लगे। सूखी लकड़ियां इकट्ठी की गईं और थोड़ी देर में आग की लपटें नाचने लगीं, जिससे चारों ओर हल्की रोशनी फैल गई। आग की गर्मी से उन्हें थोड़ा सुकून मिला। उन्होंने अपने साथ लाए हुए पैकेट वाले खाने को गर्म किया और खाने लगे। खाना खाते खाते समीर ने अपना गिटार उठाया और धुन छेड़ने लगा। उसकी धुनें जंगल की खामोशी को चीरती हुई दूर तक जा रही थीं। आकाश और रवि भी उसके साथ गुनगुनाने लगे। कुछ देर के लिए वे सब कुछ भूल गए। बुजुर्ग की चेतावनी, जंगल की खामोशी और रवि का डर। वे बस अपनी दोस्ती और संगीत में खोए हुए थे। रात गहरी होती जा रही थी।
चांद बादलों के पीछे छिपा था और तारे धुंधले दिख रहे थे। जंगल की आवाजें और तेज होती जा रही थीं, झींगुरों की आवाज, रात के पक्षियों। राहतपुर गांव से लौटते समय तीनों दोस्तों ने रास्ते भर एक भी शब्द नहीं कहा। उनके मन में उस रात की भयावह घटना घूम रही थी। आकाश अभी भी सदमे में था। याक्षिणी का हाथ उसके चेहरे के इतना करीब आया था कि उसे महसूस हुआ था जैसे उसकी आत्मा शरीर से अलग हो रही हो। समीर, जो हमेशा मजाकिया रहता था, अब शांत और उदास था। रवि तो बस लगातार बुदबुदा रहा था, मैंने कहा था। शहर पहुंचते पहुंचते दिन ढल चुका था। उन्होंने सीधे आकाश के घर जाने का फैसला किया। उसके माता पिता छुट्टियों पर बाहर गए हुए थे, इसलिए उन्हें कुछ दिन अकेले रहने की आजादी थी। घर पहुंचकर वे सीधे सोफे पर धंस गए। थकावट और डर ने उन्हें पूरी तरह जकड़ लिया था। हमें किसी से इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, समीर ने आखिर में चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज सामान्य से ज्यादा धीमी थी। हां, आकाश ने सहमति जताई। कोई यकीन नहीं करेगा, वे सोचेंगे हम पागल हो गए हैं। रवि ने सर हिलाया। उसे पता था कि लोग उसे हमेशा से अंधविश्वासी समझते रहे हैं और इस बार तो कोई भी उसकी बात नहीं मानेगा। उन्होंने नहाया, खाना खाया, पर किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। उस रात तीनों एक ही कमरे में लाइट्स जलाकर सोए, जैसे एक दूसरे की मौजूदगी से उन्हें थोड़ी हिम्मत मिल रही हो। हर आहट, हर परछाई उन्हें याक्षिणी की याद दिला रही थी। अगले कुछ दिन अजीब से गुजरे। तीनों ने कॉलेज जाना बंद कर दिया था। वे घंटों एक साथ बैठते, उस रात के बारे में बात करते या फिर बस चुपचाप सोचते रहते। उन्हें ऐसा लगता था जैसे याक्षिणी की परछाई अभी भी उनका पीछा कर रही हो। समीर का गिटार अब धूल खा रहा था और आकाश ने अपने कैमरे को हाथ भी नहीं लगाया था। रवि के मन में एक नया डर बैठ गया था। क्या याक्षिणी ने उन्हें इतनी आसानी से क्यों छोड़ा था? एक दिन समीर को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसे अपने कानों में धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उन्होंने जंगल में सुनी थी। पहले तो उसने सोचा कि यह उसके दिमाग का वहम है, पर धीरे धीरे ये फुसफुसाहटें और तेज होती गईं। ये किसी के गाने जैसी थीं, दर्द भरी और भयावह। तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? समीर ने आकाश और रवि से पूछा। दोनों ने ध्यान से सुना, पर उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। नहीं, क्या हुआ? आकाश ने पूछा। मुझे लगता है कि कोई गा रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जंगल में सुनाई दिया था, समीर ने बताया। उसकी आवाज में घबराहट थी। रवि का चेहरा एक बार फिर पीला पड़ गया। क्या वो वापस आ गई? आकाश ने समीर के माथे पर हाथ रखा। शायद तुम्हें बुखार है समीर, तुम थोड़ा आराम करो। पर समीर को पता था कि उसे बुखार नहीं है। वो फुसफुसाहटें सिर्फ उसे ही सुनाई दे रही थीं। कुछ दिनों के बाद समीर के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वो चिड़चिड़ा रहने लगा, नींद में बड़बड़ाने लगा और कभी कभी तो खाली कमरों में किसी से बात करता हुआ भी दिखता। एक रात आकाश और रवि ने समीर को अपने कमरे में जोर जोर से हंसते हुए सुना। वे दौड़कर उसके कमरे में गए। समीर कमरे के बीच में खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और वो हवा में किसी से बात कर रहा था। उसके होंठों पर एक अजीब सी ठंडी मुस्कान थी, जो याक्षिणी की मुस्कान से मिलती जुलती थी। तुम किससे बात कर रहे हो समीर? रवि ने डरते हुए पूछा। समीर ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। वो मेरे साथ है। वो चाहती है कि हम उसे वापस ले जाएं। आकाश ने समीर को पकड़ने की कोशिश की, पर समीर ने उसे झटक दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शक्ति थी, जिसे देखकर आकाश को लगा जैसे वो समीर नहीं बल्कि कोई और ही है। हमें वहां वापस जाना होगा, समीर चिल्लाया। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। याक्षिणी हमारा इंतजार कर रही है। आकाश और रवि को समझ आ गया था कि समीर पर याक्षिणी का साया पड़ गया है। वो अब समीर को अपने काबू में कर रही थी। हमें कुछ करना होगा, आकाश ने रवि से कहा। समीर ठीक नहीं है। रवि के दिमाग में एक बात आई। वो बुजुर्ग, राहतपुर गांव वाला बुजुर्ग, शायद वो जानता है कि क्या करना है। दोनों ने अगले दिन सुबह राहतपुर गांव जाने का फैसला किया। समीर को उन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया ताकि वो बाहर न जा सके। समीर दरवाजा खटखटाता रहा और अजीब आवाजों में बोलता रहा, पर आकाश और रवि को पता था कि उन्हें जाना होगा।
वे अपनी बाइक पर सवार होकर फिर से राहतपुर की ओर चल पड़े। इस बार उनका सफर डर और चिंता से भरा था। जब वे गांव पहुंचे तो वही बुजुर्ग चौपाल पर बैठा मिला। उसकी नजरें सीधी उन पर पड़ीं, जैसे वो पहले से ही उनके आने का इंतजार कर रहा हो। तुम फिर वापस आए बेटो। पहली किरणें खंडहर हुए मंदिर के पत्थरों पर पड़ रही थीं और उनकी रोशनी में तीनों दोस्तों ने खुद को एक नई दुनिया में पाया। समीर अब शांत था। उसकी आंखों में कोई खालीपन नहीं था, पर उसकी पूरी देह दर्द से ऐंठी हुई थी। आकाश और रवि ने उसे उठाया और धीरे धीरे मंदिर से नीचे की ओर चल पड़े। जंगल की वो खामोशी अब उतनी भयावह नहीं लग रही थी जितनी पहले लग रही थी, पर सूर्य का अजीब सी गंभीरता हवा में अभी भी मौजूद थी। मैं कुछ याद नहीं कर पा रहा हूं, समीर ने धीमी आवाज में कहा। क्या हुआ था? आकाश ने उसे संक्षेप में पूरी घटना बताई। कैसे याक्षिणी ने उस पर कब्जा किया था, कैसे वे बुजुर्ग से मिले और कैसे उन्होंने मंदिर में जाकर याक्षिणी की शक्ति को कम किया। समीर ध्यान से सुनता रहा। उसकी आंखों में अविश्वास और भय का मिश्रण था। तो मैं उस याक्षिणी के काबू में था? समीर ने कांपते हुए पूछा। हां, पर अब तुम आजाद हो, रवि ने उसे दिलासा दिया। हम तीनों ने मिलकर उसे हराया। उन्होंने अपनी बाइकें लीं और राहतपुर गांव की ओर चल पड़े। जब वे गांव पहुंचे तो बुजुर्ग उसी चौपाल पर बैठा मिला। उसने उन्हें देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। तुम वापस आ गए बेटो, और तुम तीनों सही सलामत हो। हां बाबा, आकाश ने कहा। आपकी मदद के बिना यह मुमकिन नहीं था। बुजुर्ग ने समीर की ओर देखा। तुम्हारा शरीर ठीक हो जाएगा, पर तुम्हारी आत्मा पर जो निशान पड़े हैं उन्हें मिटने में वक्त लगेगा। याक्षिणी की छाया इतनी आसानी से नहीं जाती। क्या वो हमेशा के लिए चली गई है? रवि ने पूछा। बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली। याक्षिणी जैसी शक्तियां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, उन्हें सिर्फ बांधा जा सकता है। वो घंटी उसे कुछ वक्त के लिए शांत रखेगी, पर अगर किसी ने फिर से उसकी सीमा को छेड़ा या उस घंटी की शक्ति कमजोर पड़ी तो वो वापस आ सकती है। ये सुनकर तीनों के चेहरों पर फिर से चिंता की लकीरें उभर आईं। तो इसका मतलब हम कभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं? समीर ने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। सुरक्षित तुम कभी नहीं थे जवान, बुजुर्ग ने कहा, पर अब तुम जानते हो कि इस दुनिया में ऐसी शक्तियां भी हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह अनुभव तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि प्रकृति का सम्मान करना कितना जरूरी है। तीनों ने बुजुर्ग को धन्यवाद दिया और शहर की ओर लौट गए। इस बार का स्वर पहले से ज्यादा गंभीर था। उनके मन में बुजुर्ग की बातें गूंज रही थीं। याक्षिणी जैसी शक्तियां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। शहर पहुंचकर उन्होंने अपनी सामान्य जिंदगी में लौटने की कोशिश की। समीर धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसकी आंखों में चमक वापस आ गई थी और वो फिर से थोड़ा मजाकिया होने लगा था, पर वो पहले जैसा बेफिक्र नहीं था। उसके अंदर एक अजीब सी गंभीरता आ गई थी। वो रात में अब भी बुरे सपने देखता था और कभी कभी उसे लगता था जैसे कोई उसे देख रहा हो। आकाश और रवि भी बदल गए थे। आकाश अब और ज्यादा शांत और विचारशील हो गया था। उसे प्रकृति की हर चीज में एक नया रहस्य दिखाई देने लगा था। रवि का अंधविश्वास अब एक गहरी समझ में बदल गया था। उसे पता था कि कुछ बातें सच होती हैं, भले ही लोग उन पर विश्वास न करें। उन्होंने इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। उन्हें पता था कि कोई उनकी बात पर यकीन नहीं करेगा। उनके परिवार और दोस्त सोचते थे कि वे कुछ दिनों की छुट्टी पर गए थे और अब वापस आ गए हैं, पर उनके अंदर जो बदलाव आए थे उन्हें हर कोई महसूस कर सकता था। एक रात समीर को फिर से वो फुसफुसाहट सुनाई दी। वो बिस्तर पर उछल पड़ा। उसकी सांसें तेज हो गईं। नहीं, वापस जाओ, वो चिल्लाया। आकाश और रवि जो उसी कमरे में सो रहे थे जाग गए। क्या हुआ समीर? आकाश ने पूछा। वो वापस आ गई है, समीर ने कांपते हुए कहा। मुझे फिर से उसकी आवाज सुनाई दे रही है। आकाश और रवि ने ध्यान से सुना, पर उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। तुम्हें बस ऐसा लग रहा है समीर, आकाश ने कहा उसे दिलासा देते हुए। हम उसे हरा चुके हैं। पर समीर को पता था कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। फुसफुसाहटें धीरे धीरे तेज होती जा रही थीं और उसे लग रहा था जैसे याक्षिणी की आंखें उसे घूर रही हों। अगले कुछ हफ्तों तक समीर का यह हाल रहा। उसे रात में फुसफुसाहटें सुनाई देती, उसे अजीब सी परछाइयां दिखाई देती और कभी कभी उसे लगता
जैसे कोई ठंडी हवा उसके करीब से गुजर गई हो। उसके दोस्त चिंतित थे, पर वे कुछ नहीं कर पा रहे थे। एक दिन समीर ने एक अजीब सा सपना देखा। सपने में उसने खुद को फिर से उसी मंदिर में पाया, पर इस बार घंटी टूटी हुई थी। याक्षिणी उसके सामने